कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लास 12th के लिए आज इस टॉपिक पे ये पहली क्लास है और बाकी जो क्लासेस होंगी वो डिपेंड करेगा कि कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो लोग भी और ज्वाइन करना चाहें आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं और हम खाली कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। तो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। इसके लिए हम पहले जानेंगे कैश फ्लो क्या होता है और कैश क्या होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के मकसद से जो टर्म कैश है, इस कैश का मतलब होता है दो चीजों से, एक तो स्वयं कैश और दूसरा कैश इक्विवेलेंट। कैश भी और कैश इक्विवेलेंट भी, इन दोनों को ही कैश माना गया है। यानी कि जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश की बात कर रहे हैं, तो वहां पे कैश का मतलब कैश से तो है ही और कैश के साथ कैश इक्विवेलेंट से भी है। अब ये कैश क्या है? इस कैश में भी एक तो कैश यानी कि जो करेंसी में कैश हमारे पास मौजूद रहता है, रुपया में, पैसा में, डॉलर में, और कैश के साथ साथ जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं बैंकों में, डीडी विद बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स ऐसे डिपॉजिट्स को कहा जाता है जो सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट के माध्यम से हम बैंकों में जमा करते हैं। जब भी हम डिमांड करेंगे हमारी डिपॉजिट बैंक से हमको मिल जाएगी। जब चाहे हम चेक से पेमेंट कर सकते हैं किसी को, और या बैंक से तुरंत हम अपना पैसा मांग सकते हैं। तो कैश और कैश एट बैंक जो डिमांड डिपॉजिट के तौर पे मौजूद रहता है, ये सब कैश ही माना जाता है। अब ये कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? इस कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि ये कैश तो नहीं होता लेकिन कैश के जैसा ही होता है, कैश के इक्विवेलेंट ही होता है। मतलब ये नकद नहीं होता हमारे पास, कुछ एसेट होती हैं लेकिन वो नकद जैसा रोल प्ले करती हैं। अब ये कौन से एसेट होते हैं जो नकद जैसा रोल प्ले करते हैं? ये ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं, इन्वेस्टमेंट जो कि वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। अब यहाँ पे वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट से है, इनका कोई फिक्स पीरियड तो नहीं है पर फिर भी इनमें 3 महीने तक मान लिया जाता है। अब इनकी खास बात क्या होती है, पहचान ये होती है कि ये इन्वेस्टमेंट कोई संस्था इसलिए करती है केवल कि कुछ एक्सेस पैसा पड़ा रहता है हमारे पास, और हमारा मकसद ये होता है कि एक्सेस पैसा हम तुरंत निकाल पाए जब चाहें। तो जब इस मकसद से हम कहीं लगा दें पैसा, चाहे वो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट हो, चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, चाहे हम मार्केट में इन्वेस्ट कर दें, लेकिन हमारा पर्पज ये होता है कि जब चाहे पैसा निकाल लेंगे। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है। कॉमर्शियल सिक्योरिटीज भी इनको कहते हैं, ट्रेडेबल सिक्योरिटीज भी इनको कहते हैं, और इनको हम कैश इक्विवेलेंट मानते हैं। तो कुल मिलाकर के एक फर्म के पास ये सारी चीजें जो हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिहाज से कैश मानी जाएंगी। हाँ, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिहाज से ये चीजें कैश मानी जाएंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मेरा एक बिजनेस है और मेरे पास कुछ कैश रखा हुआ है, कुछ मेरा बैंक में पैसा है जिसको अमूमन हम अकाउंट में केवल बैंक नाम से ही लिख देते हैं, कैश एट बैंक, डिमांड डिपॉजिट, ये भी कैश है। इसके अलावा मेरे कुछ मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट है या मार्केटेबल सिक्योरिटी या मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट ये कहे जाते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। तो मान लो ये मेरे पास है एक समय पे, तो ये सब मेरे लिए कैश है। मान लो इन सभी का, कैश का, बैंक का और मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मैंने वैल्यूएशन किया और इनका वैल्यूएशन है 1 लाख। तो मैं कहूंगा कि मेरे पास मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से 1 लाख का कैश है। अब
कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि इस कैश में, ये वाला कैश जिसमें कैश भी शामिल है, कैश एट बैंक भी शामिल है और मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी शामिल है, इनमें फ्लो कब होता है। फ्लो का मतलब हो गया इसका आना और जाना, इनफ्लो और आउटफ्लो, इस स्टेटमेंट में ये सब दर्ज होता है। तो अब इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं यहां पे कब ये फ्लो होगा। जैसे मान लो इनमें आपस में अगर कोई लेन देन होता है, जैसे मैंने कैश बैंक में जमा कर दिया या बैंक में से कैश निकाल लिया, तो आप सोच के देखें कि ये तो सारा का सारा जो हमने यहाँ पे लगाया ये तो सब कैश ही है, तो इनमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, मतलब कोई कैश फ्लो नहीं होगा, कोई कैश फ्लो नहीं होगा अगर हम कैश बैंक में जमा करें या बैंक में से कैश निकाल लें, या हम कैश से मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीद लें, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर लें कहीं पे, या हम अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटीज को बेच लें, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज को बेचेंगे तो सिक्योरिटीज कम हो जाएंगी, कैश बढ़ जाएगा। अब ये तो सारा आपस में कैश ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से, तो इसका मतलब इनमें आपस में जब भी कोई मूवमेंट होगा वो रहेगा नो फ्लो। पहली बात जो ध्यान करने की है, जिस चीज की हम स्टडी करने जा रहे हैं। दूसरी बात, अगर मान लो कोई ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जिसमें ना तो कैश शामिल है, ना ये बैंक शामिल है और ना ही ये मार्केटेबल सिक्योरिटी शामिल है, वो भी नो फ्लो मानी जाएगी और वो भी इस कैश फ्लो का हिस्सा नहीं होगी। तो एक तो इस कैश फ्लो में हम इसको स्टडी नहीं करेंगे जब इनमें आपस में मूवमेंट होगा, एक हम उन चीजों को स्टडी नहीं करेंगे जब हमारी कोई ट्रांजैक्शन हो और उस ट्रांजैक्शन में इनमें से एक भी आइटम ना हो मौजूद। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग, और बिल्डिंग जिनसे खरीदी उनको कहा कि भाई हम आपको बिल्डिंग के बदले में शेयर दे देते हैं। हमने किसी से 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी और उनको 10 लाख के हमने अपनी कंपनी के शेयर दे दिए। अब आप देखें कि बिल्डिंग और शेयर, बिल्डिंग के बदले में हमने शेयर इशू कर दिए, तो ना तो हमारा कैश बढ़ा ना घटा, ना बैंक बढ़ा ना घटा, ना कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी बढ़ी ना घटी, तो इसका मतलब ये भी नो फ्लो है। तो ये इनमें जो भी आपस में जो ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं वो भी नो फ्लो कही जाएंगी, और इनमें कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज में आपस में कोई ट्रांजैक्शन होगी वो भी नो फ्लो कही जाएगी, मतलब ये कैश फ्लो में नहीं शामिल होंगे। अब कैश फ्लो में हम किन चीजों का फ्लो देखते हैं, कैश चीजों में हम ऐसा फ्लो देखेंगे जब एक आइटम तो इनमें से हो और दूसरा आइटम ट्रांजैक्शन का इनसे बाहर का हो। फॉर एग्जाम्पल, अब इनके कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे मान लो हमने एक फिक्स्ड एसेट खरीदी और फिक्स्ड एसेट खरीदी और पेमेंट करी कैश से, तो अब आप देखें कि कैश हमारा कैश वाला आइटम है कैश फ्लो के अकॉर्डिंग, और जो फिक्स्ड एसेट है वो नॉन कैश आइटम है, वो इससे बाहर का है, तो इसका मतलब इनमें फ्लो हुआ। और ये फ्लो भी कैसा हुआ आप ये भी पहचान लें, ये इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो हुआ। आपको देखना है कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जब इन तीनों में से कोई बढ़ेगा तो वो इनफ्लो होगा, संस्था में आएगा। जब हमारा कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी कम हो तो वो हमारे लिए आउटफ्लो हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि ये आपस में ट्रांजैक्शन इन तीनों की नहीं होनी चाहिए, एक आइटम इनसे बाहर का होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे देखें फिक्स्ड एसेट हमने परचेज की, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो ये क्या होगा, इनफ्लो या आउटफ्लो। फिक्स्ड एसेट हमने परचेज की, कैश हमारे पास से गया, ये हो जाएगा आउटफ्लो। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने अपनी गुड्स बेची, गुड्स बेची यानी कि स्टॉक सेल किया, हमने गुड्स सेल की। अगर गुड्स हमने सेल की और कैश में सेल की तो क्या ट्रांजैक्शन होगी, गुड्स जाएंगी, स्टॉक हमारा कम हो जाएगा और कैश हमारा आएगा। अच्छा, जब कैश आएगा तो ये कैश का इनफ्लो हो गया, क्योंकि गुड्स, ध्यान दें, गुड्स इनमें से कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी का हिस्सा नहीं है। तो बस ऐसे ही अब आप पहचान कर सकते हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को आप चेक करके देखें इसके बाद, जो जिसमें आपको लगे कि इसको मैं पहचान नहीं पा रहा हूं कि ये कैश फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है और कैश का ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है, तो आप कमेंट के माध्यम से बाद में पूछ सकते हैं हमें। कुछ एग्जांपल मैं अपनी तरफ से और रख देता हूं। सैलरी पे की हमने, आप अपने हिसाब से सोचें कि ये इनफ्लो या आउटफ्लो है, क्या है।
तो सैलरी अगर हमने पे की, आप खाली अपने पास सोचें, बताएं नहीं, सैलरी का पेमेंट करना। अगर हमने सैलरी पे की तो ध्यान दें, सैलरी पे करने का मतलब है कि सैलरी हमने किसी पर्सन को पे की, उसको कैश दिया होगा, तो कैश गया, तो ये फ्लो है और फ्लो में भी ये आउटफ्लो है। ठीक वैसे ही हमने इंटरेस्ट पे किया लोन पे, तो इंटरेस्ट का पे करना, इसका मतलब है कैश गया, तो इनमें से एक आइटम बाहर गया हमारे कैश वालों में से, तो ये कैश का आउटफ्लो है। अब इसके बाद इस कॉमन एक डिस्कशन था ये, अब हम इसके कुछ फैक्ट्स को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके मीनिंग और डेफिनेशंस को जानेंगे, तो इसमें और क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो प्रिपेयर किया जाता है कैश और कैश इक्विवेलेंट के इनफ्लो और आउटफ्लो को एनालाइज करने के लिए। मतलब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं? देखिए कोई संस्था के लिए कैश सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वो संस्था कैश के बदले ही अपनी संस्था का साइज बड़ा करती है, कैश से ही बड़ी पेमेंट कर सकती है। कैश की कमी पड़ने से संस्था के हाथ से अच्छे अवसर चूक सकते हैं। तो किसी संस्था के लिए कैश की सिचुएशन जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो उसको एनालिटिकल फॉर्म में बनाते हैं। एनालिटिकल मतलब हमें ये भी पता रहे कि जो कैश का आना या जाना हो रहा है, कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, वो किस चीज पे प्रभाव डाल रहा है। क्या वो हमारे इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा है, क्या वो इन्वेस्टमेंट को कम कर रहा है, क्या संस्था के कर्जे बढ़ रहे हैं उस फ्लो से या कर्जे कम हो रहे हैं, क्या संस्था का जो इनकम है ऑपरेशंस की वो बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। तो ये भी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के एनालिसिस करने से पता चलता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इंडिया में कंपनीज के द्वारा तैयार किया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज के अकॉर्डिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या है? हमारे देश में अकाउंट्स को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, ताकि अकाउंट सही तरीके से बने और अलग अलग संस्था अलग अलग तरीके से ना बनाए, क्योंकि अलग अलग तरीके से बनाएंगे तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, वो एक जैसे नहीं रहेंगे, और जब एक जैसे नहीं रहेंगे तो उनकी विश्वसनीयता कम हो जाएगी। तो विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए हमारे देश में ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अपने यहाँ एक बोर्ड बनाया हुआ है जिसको कहते हैं ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसका काम है स्टैंडर्ड बनाते रहना। अब स्टैंडर्ड क्या होते हैं? स्टैंडर्ड एक तरह से एक रूल होता है जो सभी अकाउंटेंट को मानना होता है। तो अलग अलग चीज के लिए अलग अलग रूल है। तो ऐसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 नंबर वाला ये जारी किया हुआ है ASB ने। तो किसी भी कंपनी को इंडिया में AS3 के अकॉर्डिंग अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है। अब ये जो AS3 के अनुसार बनाना होता है, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ऐसे तो भाई हम कैश का फ्लो कैसे भी बना सकते हैं। हम कहेंगे कि हमारा एक साल में 10 लाख रुपया इनफ्लो हुआ, 10 लाख कैश आया और 10 लाख गया। अब ये तो हमने बता दिया, लेकिन इससे कोई अच्छी जानकारी नहीं निकल पाएगी। तो जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी मिले, ये पता चले कि जो इनफ्लो है वो संस्था के फायदा में है या आउटफ्लो है संस्था के नुकसान में है, ये भी पता चले। क्योंकि देखो एक तरफ से अगर हम देखेंगे तो कैश का इनफ्लो ऐसे लगेगा किसी आदमी को देखने में कि अगर हम सिंपली ये कह दें कि इस साल हमारी कंपनी में कैश का इनफ्लो 20 लाख हुआ, तो सिंपली हमको लगेगा कि 20 लाख कैश का इनफ्लो हुआ, इसका मतलब संस्था को तो फायदा हुआ होगा, ये तो अच्छी बात है, कैश का इनफ्लो हुआ है संस्था में। लेकिन ये खराब बात भी हो सकती है। कैसे? अगर ये इनफ्लो मान लो संस्था ने लोन लिया हो 20 लाख का, तो ये अच्छी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि लोन लिया इसका मतलब कर्ज बढ़ा। ठीक वैसे ही हो सकता है ये 20 लाख का जो इनफ्लो हुआ है ये इसलिए हुआ हो क्योंकि संस्था ने अपनी जो फिक्स्ड एसेट्स थी और महत्वपूर्ण फिक्स्ड एसेट थी, मान लो वो बेच दी, तो कैश तो आ गया लेकिन फिक्स्ड एसेट तो चली गई। तो इसलिए हमें तब पता चलता है जब हम उसको एनालिटिकल वे में बनाते हैं कैश फ्लो को, तब रियल में ये पता चलता है कि इनफ्लो और आउटफ्लो किस बात का संकेत दे रहे हैं किसी संस्था में। तो इसलिए AS3 कहता है कि जब आप कैश फ्लो बनाएं तो इस तरीके से बनाना है, ऑपरेटिंग के कैश फ्लो अलग देखें, इन्वेस्टिंग के अलग देखें और फाइनेंसिंग के अलग देखें।
अब इनको भी जानेंगे ये क्या क्या होते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अभी हमने डिस्कस किया था कि कैश का मतलब क्या होता है, कैश इन हैंड, हमारे पास में नकद रखा हुआ पैसा। और डिमांड डिपॉजिट, बैंकों में डिमांड डिपॉजिट का मतलब है हमारे सेविंग अकाउंट में रखा हुआ पैसा और हमारे करंट अकाउंट में रखा हुआ पैसा, क्योंकि इसको हम बैंक से कभी भी मांग सकते हैं, तो ये तो कैश ही माना जाता है। और कैश इक्विवेलेंट है वो भी कैश ही माना जाता है कैश फ्लो के अकॉर्डिंग। कैश इक्विवेलेंट में शामिल होते हैं शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, अल्पकालीन समय के बहुत जल्दी लिक्विड हो जाने वाले इन्वेस्टमेंट। देखिए लिक्विड क्या होता है, अकाउंट में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में और फाइनेंस में जब भी लिक्विडिटी की बात होती है तो लिक्विड का मतलब होता है किसी एसेट की ऐसी काबिलियत, ऐसी क्वालिटी जिससे हम उसको तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। किसी एसेट को हम जितना जल्दी कैश में बदल सकते हैं उस एसेट को उतना ही ज्यादा लिक्विड माना जाता है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनको हम जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको कैश इक्विवेलेंट कहा जाता है। और ये कौन से होते हैं जिनको हम लिक्विड इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड कह सकते हैं? ये ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिनको हम रेडीली कन्वर्ट यानी कि तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो नोन अमाउंट ऑफ कैश में, मतलब हमें पता है कितना कैश मिलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, बहुत ज्यादा इनसिग्निफिकेंट रिस्क, कोई विशेष रिस्क नहीं है, हम उनको तुरंत बेचेंगे और लगभग पूरा पैसा मिल जाएगा, तो इसको कहते हैं कैश इक्विवेलेंट। अब कैश फ्लोज क्या होते हैं, तो कैश फ्लो में दोनों चीज शामिल हो जाती है, मूवमेंट ऑफ कैश इन एंड कैश आउट, कैश का आना और कैश का जाना। अगर कैश रिसीव्ड होता है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, अभी हमने जो डिस्कस किया था, जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कैश की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, कैश भी शामिल है, इसके अलावा इसमें जो डिमांड डिपॉजिट्स होती हैं बैंकों में यानी कि कैश एट बैंक वो भी शामिल है, और साथ ही साथ इसमें जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं कैश इक्विवेलेंट वो भी शामिल है। ये सब चीज इसमें कैश में शामिल है, इनका मतलब है कैश। तो अगर इनमें से कोई भी चीज रिसीव्ड हो रही है किसी नॉन कैश आइटम की वजह से तो वो कैश का इनफ्लो माना जाएगा, क्योंकि हमें पता है किसी ट्रांजैक्शन में दो आइटम होते हैं। अब दो कंडीशन ये है कि एक आइटम जो कैश वाला है वो तो रिसीव होना चाहिए हमें, चाहे वो कैश मिले, चाहे डिमांड डिपॉजिट्स बढ़ जाए हमारी यानी कि कैश एट बैंक में पैसा बढ़ जाए, चाहे हमारे जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो बढ़ जाए, और दूसरा जो आइटम है ट्रांजैक्शन का वो नॉन कैश होना चाहिए, तो हम उसको कैश इनफ्लो मानेंगे। और अगर कैश पेमेंट हो रही है इनमें से किसी की भी तो उसको कैश आउटफ्लो मानेंगे। एक टर्म होती है कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सेस कैश इन कैश इक्विवेलेंट, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, एक एग्जांपल दिया था, फिर से यहाँ पे देते हैं कि अगर मान लो किसी कंपनी ने अपना कैश बैंक में जमा कर दिया, अपना कैश बैंक में जमा कर दिया या बैंक में से कैश निकाल लिया। इसके अलावा किसी कंपनी ने अपना कैश शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में मार्केट में लगा दिया, अल्पकालीन इन्वेस्टमेंट खरीद लिए, या अल्पकालीन इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ने पे बेच दी और फिर से कैश निकाल लिया, ये सब कैश मैनेजमेंट का हिस्सा है, मतलब ये सब कैश ही माना जाता है। तो अगर इनमें आपस में कोई मूवमेंट है तो वो हमेशा नो फ्लो कहलाता है, नो फ्लो, कोई फ्लो नहीं हुआ। फ्लो तभी होगा जब इन सब में इनके टोटल में वृद्धि होती है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज फॉर प्रेपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रेपरेशन के लिए एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन, तो तीन तरह की एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। आज इसी के साथ लास्ट हो जाएगा ये वीडियो, अगले वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। आज ऑपरेटिंग का मीनिंग बता देते हैं। हमारी संस्था में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, सैलरी देते हैं, सामान बेचते हैं, सामान खरीदते हैं, फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, फिक्स्ड एसेट बेचते हैं, लोन लेते हैं, लोन देते हैं। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो ऑपरेटिंग कहलाती हैं? ऑपरेटिंग होती है मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, यानी कि ये वो एक्टिविटीज हैं जिनमें ना तो कोई इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म का, ना कोई फाइनेंसिंग शामिल रहता है, ना लोन लेना ना लोन देना, ना कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये वैसी एक्टिविटी होती है प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग। अब प्रिंसिपल संस्था के लिए अलग अलग होंगी, एक बैंक के लिए रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी होगी लोन लेना लोन देना, जबकि एक फैक्ट्री के लिए होगी सामान बना करके बेचना,
एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, उसके लिए रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होगी इलेक्ट्रिसिटी बेचना, प्रोवाइड करना और बदले में बिल कलेक्ट करना। तो मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी जितनी भी होती हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाती हैं। इन्वेस्टिंग में कौन सी होती हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है एक्वाजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट इन अदर इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। मतलब इन्वेस्टिंग में वो एक्टिविटी होती हैं जिनमें हम एक्वायर करते हैं या डिस्पोज करते हैं। एक्वायर करने का मतलब खरीदना और डिस्पोज करने का मतलब बेचना। लॉन्ग टर्म एसेट जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इनको अगर हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। साथ ही साथ अदर इन्वेस्टमेंट, अदर में वो इन्वेस्टमेंट शामिल होते हैं जो कैश इक्विवेलेंट में नहीं होते हैं। हमें पता है, अभी डिस्कस किया था, कैश इक्विवेलेंट में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो शामिल हो जाते हैं। तो अब इन्वेस्टमेंट होंगे वो इन्वेस्टिंग में आते हैं, उनका खरीदना बेचना। तीसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिनका परिणाम ये होता है कि साइज या कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है। ओनर्स कैपिटल का मतलब इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर दोनों शामिल होंगे। इनका साइज घट जाए या बढ़ जाए, मतलब या तो हमारी कैपिटल बढ़े, कैपिटल कब बढ़ेगी? जब शेयर इश्यू करेंगे। कैपिटल कब घटेगी? जब शेयर रिडीम हो जाएंगे। दूसरा, कंपनी के बोरोइंग, बोरोइंग का मतलब लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर, जब ये घटेंगे या बढ़ेंगे तो ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं।